अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। पिछले लेक्चर में से आप लोगों ने कुछ पढ़ा था, कुछ समझ आई थी? मैम विंडो लेवल की समझ नहीं आई थोड़ी। किसकी? विंडो लेवल अच्छा, विंडो लेवल की। और पोस्ट प्रोसेसिंग। पोस्ट प्रोसेसिंग की, ठीक है। उस पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या नहीं समझ आई थी? मैम सरफेस रेंडरिंग। सरफेस रेंडरिंग, अच्छा। और स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी सबको? यस मैम। अच्छा, पिछले यस लेक्चर मैम। हमने रिफॉर्मेशन देखी थी, ठीक है। रिफॉर्मेशन बेसिकली ये होता है कि हम जब अपनी सिटी की सारा डाटा वगैरह एक्वायर कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम अपनी मर्जी से उसके ऊपर डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करके जो है हम अपनी मर्जी का इमेज उसके ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। यानी हम उसको 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जिस भी तरह से हम चाहते हैं हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है कि ये हम अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं इमेज को। उसके बाद इसमें जो हमारे पास पहली टर्म आ रही थी वो थी सरफेस रेंडरिंग, ठीक है। सरफेस रेंडरिंग जो है इसका दूसरा नाम शेडेड सरफेस डिस्प्ले है, एसएसडी इसको कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप किसी भी चीज का फोटोग्राफ लेते हो, ठीक है, सामने से, कि आपको सिर्फ उस चीज का सरफेस नजर आ रहा है। यानी वैसे हम जब सीटी स्कैन कर रहे होते हैं उस टाइम तो हम अंदर की चीजें देख रहे होते हैं ना, हम यानी अपनी क्रॉस सेक्शनल इमेज देख रहे हैं, हमें अंदर वाली चीजें नजर आ रही हैं, ऐसा ही होता है ना। लेकिन जब हम सरफेस रेंडरिंग यूज करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम सिर्फ सरफेस देख रहे हैं, और मेजरली जैसे इसमें हम बोन्स देखते हैं। इसकी इमेज याद रखो, इसकी इमेज जब आप देखोगे तो आपको याद रहेगा कि सरफेस रेंडरिंग बेसिकली क्या होता है, ठीक है। कि इसमें यानी हम फुट की अंदर वाली चीजें नहीं देख रहे कि बोन किस तरह बनी है, बोन के अंदर क्या चल रहा है, वो नहीं देख, सिर्फ हम ऊपर से सरफेस देख रहे हैं। हमारे पास यानी हमारा फुट था, स्किन वगैरह हटाकर हम सिर्फ उसकी बोन्स की सरफेस देख रहे हैं, ठीक है। ये अपने नाम से पता चल रहा है कि सरफेस रेंडरिंग क्या चीज है, सही है। क्लियर हुआ है थोड़ा सा कुछ ये? यस मैम। यस मैम। इसको बनाने का तरीका फिर नीचे लिखा हुआ है कि वो क्या है कि हम कोई अपना थ्रेशोल्ड सीटी वैल्यू चूज कर लेते हैं, ठीक है। सीटी वैल्यू या हाउंसफील्ड यूनिट एक ही बात होती है, कोई एक चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर और नीचे वाले जो वॉक्सेल्स हैं या उसके नीचे वाले जो सीटी नंबर्स है ऊपर या नीचे वाले, उनको हम या तो इंक्लूड कर लेते हैं या एक्सक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। इंक्लूड करने या एक्सक्लूड करने के बाद जो हमारे पास इमेज बनेगा वो हमारे पास यानी सरफेस रेंडर्ड इमेज होगा, ठीक है। तो बस उसमें इतनी सी बात है, इसके अलावा तो ऐसा जिसमें कोई इस तरह की चीज नहीं थी। और क्या चीज थी? विंडो लेवल। विंडो लेवल बेसिकली ये होता है कि जब हम अपनी विंडो विड्थ सेलेक्ट करते हैं ना, एक यानी वो बड़ी रेंज होती है। हमने अब ये सारी रेंज तो नहीं ना अपनी सिटी की अपनी इमेज में लेकर आनी, हम उसमें ऐसा करते हैं कि सेंटर की वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, मिड पॉइंट वैल्यू, ठीक है। उस मिड पॉइंट वैल्यू, वो मिड पॉइंट वैल्यू जो है ना वो हमारी सिटी की इमेज की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसमें ये क्या होता है कि जो मिड वैल्यू है हमारी, उससे ऊपर की जो वैल्यूज होंगी वो हमें व्हाइट व्हाइट नजर आएंगी, ठीक है। और उससे जो नीचे की वैल्यूज हैं
वो हमें ब्लैक ब्लैक सी नजर आएंगी, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारी इमेज की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, सही है। तो ये बेसिकली आपकी जो विंडो विड्थ है उसका एक मिड पॉइंट होता है जो हम खुद से सिलेक्ट करते हैं, सही है। मैम विंडो विड्थ भी बता दें एक दफा। अच्छा, विंडो विड्थ बेसिकली ये होता है कि हमारे पास एक बड़ी रेंज है, मतलब नंबर ऑफ जो हमारे सिटी नंबर्स हैं, जो सिटी वैल्यूज हैं, उनकी एक बड़ी रेंज है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब हमारे पास अगर हम ग्रे स्केल की वैल्यूज देखें ना, नॉर्मली देखें तो वो तो हमारे पास काफी ज्यादा है, 4000 से ऊपर हमारे पास ग्रे स्केल वैल्यूज हैं, ठीक है। अब हम वो सारी तो अपनी सिटी के इमेज के अंदर नहीं ना लेके आ सकते। जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई जो है वो ऑलमोस्ट 30, 32, 36 इतने ग्रे स्केल वैल्यूज देख सकती है। इससे ज्यादा वैल्यूज तो हम अपनी आंख से आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपने इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि हमने अपने हिसाब से विंडो विड्थ्स बना ली, ठीक है। वो बेसिकली हमारे पास एक रेंज आ गई, ठीक है। इस रेंज से लेकर इस रेंज तक जो वैल्यूज हैं वो हमारी इमेज के बीच में आएंगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक वाइड रेंज है और ये हमारे पास हमारी इमेज के कंट्रास्ट को कंट्रोल करती है, ठीक है। मतलब इसमें अब हम वाइड विंडोज यूज करते हैं या नैरो विंडोज, ये हमारी रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम जैसे ब्रेन देख रहे हैं तो उसमें हम नैरो विंडो रखेंगे क्योंकि उसमें कंट्रास्ट डिफरेंस जो है वो कम है, ठीक है। यानी ब्रेन में हमारे पास बहुत ज्यादा डेंसिटी डिफरेंस नहीं आ रहा चीजों के बीच में, मतलब उसके बीच में ऐसा नहीं जैसे एब्डोमिनल अगर हम देखें तो उसमें ज्यादा डिफरेंस आता है ना चीजों का, यानी उसके बीच में हमारे पास मतलब बोन भी आ रही है, उसके बीच में हमारे पास सारी वेसल्स भी आ रही हैं, हर तरह के ऑर्गन आ रहा है, हर ऑर्गन का डिफरेंट कंट्रास्ट है। ऐसे ही होता है ना अगर हम अपनी एब्डोमिनल रीजन की बात करें तो, ठीक है। तो उसके लिए हम वाइड विंडो यूज करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी ब्रेन की बात करें तो उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा कंट्रास्ट डिफरेंस नहीं होता, तो उसके लिए हम नैरो विंडो यूज करते हैं। विंडो विड्थ जो है बेसिकली ये सिर्फ आपके पास ग्रे स्केल वैल्यूज की एक रेंज आ जाती है, ठीक है। समझ आ गया? यस मैम। चलो सही है, अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर लें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा है इमेज क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। कि इमेज क्वालिटी क्या होती है, उसको किन किन चीजों से हम डिफाइन करते हैं। छोटा सा है, को बहुत लंबा नहीं है, ठीक है। और इसमें एक दो चीजें हम देखेंगे जो हमारे यानी पिछले लेक्चर में थोड़ी सी रह गई थी, जो अब थोड़ी सी डिस्कस करने वाली हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास एक तो डिटेक्टर सिस्टम्स आते हैं, रो सिस्टम्स आते हैं। सिंगल डिटेक्टर रो सिस्टम क्या होता है और मल्टी डिटेक्टर रो सिस्टम क्या होता है, एमडीसीटी क्या होता है, ठीक है। अब ये तो सबको पता ना कि अब हम हेलिकल सिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम स्टेप एंड शूट मेथड जो था वो अब हम नहीं यूज कर रहे, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता था कि हमारे पास यानी एक्विजिशन एक हो रही है, फिर वेट हो रहा है, फिर उसके बाद जो हमारी एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे वापस जाते थे, उसके बाद अगली एक्विजिशन होती थी, ठीक है। यानी बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, जो सबसे पहला मेथड था। उसके बाद हम आए एक्सियल यानी हेलिकल के ऊपर, ठीक है। एक्सियल हमारे पास पहला वाला था, उसके बाद हम आए हेलिकल के ऊपर। हेलिकल के अंदर जो है अब हम डिटेक्टर सिस्टम जो है वो दो तरह से यूज कर रहे थे। सबसे पहले जो पुराने वाला मेथड था उसमें हम यूज कर रहे थे सिंगल डिटेक्टर सिस्टम, ठीक है। और लेकिन जो लेटेस्ट है उसमें हम मल्टी डिटेक्टर सिस्टम यूज कर रहे हैं। अब ये किस तरह से होते हैं ये अब हम देखते हैं। जो सिंगल डिटेक्टर रो सिस्टम है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक सिंगल डिटेक्टर जो होता है ना, डिटेक्टर्स की सिंगल रो होती है, ठीक है। इसमें मल्टीपल डिटेक्टर्स नहीं होते, एक ही रो होती है, उसके बीच में डिटेक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास हमने कॉलीमीटर्स पढ़े थे प्री पेशेंट और पोस्ट पेशेंट अगर याद हो तो, ठीक है। तो जो हमारे पास प्री पेशेंट कॉलीमीटर था, जो पेशेंट से पहले लगा हुआ था, और एक्सरे ट्यूब के बाद जो होता है वो हमारे पास कंट्रोल कर रहा था हमारी स्लाइस थिकनेस को। ये बात भी हमने पहले डिस्कस की थी, ठीक है। तो हमारे पास जो है डिटेक्टर, सिंगल डिटेक्टर में जो स्लाइस थिकनेस है उसकी काफी ज्यादा एक लिमिटेशन आ जाती थी, ठीक है। इसका ड्रॉबैक हमारे पास यही था कि हम इसके बीच में ज्यादा वॉल्यूम कवरेज नहीं ले सकते थे, क्योंकि सिंगल रो थी, वो बहुत ज्यादा एरिया कवर नहीं करता था पेशेंट का। और इसमें क्या होता था कि हमारे पास जो है वो यानी जो सिंगल ब्रेथ होल्ड टाइम पेशेंट का है, यानी जैसे हम अपनी एब्डोमिनल इमेजिंग कर रहे हैं या चेस्ट की इमेजिंग कर रहे हैं, उसमें हमें काफी इश्यूज आते थे, ठीक है। और इसके अलावा ये था कि इसके बीच में हम अपनी आइसोट्रोपिक रेजोल्यूशन हमें नहीं अचीव हो सकती थी। आइसोट्रोपिक रेजोल्यूशन क्या होता है? आइसोट्रोपी का मतलब ये होता है कि यानी सिमिलर होनी चाहिए चीज किसी भी डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन है उसके अंदर सिमिलर चीज कोई भी होनी चाहिए, ठीक है। आइसोट्रोपिक ये होता है। आइसोट्रोपिक रेजोल्यूशन है तो इसका मतलब है कि इक्वल रेजोल्यूशन होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए अपनी सारी एक्सेस में, जो भी हम एक्सेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर, जैसे एक्स वाई जी जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये लेकिन इसकी बहुत लिमिटेड सी रेंज हमें मिलती थी जब हम अपना सिंगल डिटेक्टर सिस्टम यूज कर रहे थे। ये अब आप लोगों को मैं इमेज दिखाती हूँ उसकी।
अच्छा ये देखो, ये सिंगल स्लाइस या मल्टी स्लाइस था, ठीक है। सिंगल डिटेक्टर रो है, इसमें एक ही डिटेक्टर की रो है। मल्टीपल डिटेक्टर्स हैं लेकिन एक ही रो में लगे हुए हैं, ठीक है, एक ही लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन जो मल्टी डिटेक्टर था उसमें क्या था कि उसमें 2 से 3 या उससे ज्यादा भी हमारे पास रोज हो सकती थी डिटेक्टर्स की। सही है। ये अब हमारे पास मल्टी डिटेक्टर रो सिस्टम है कि वो क्या चीज है, वो उसका ऑपोजिट है, ठीक है। उसमें क्या है कि हमारे पास मल्टीपल रोज हैं, पैरेलल रोज हैं डिटेक्टर्स की, काफी सारे डिटेक्टर एलिमेंट्स बीच में लगे हुए हैं, ठीक है। और हमारे पास जो हर डिटेक्टर है वो यानी रो की फॉर्म में लगे हुए हैं, तो उसका मतलब हर डिटेक्टर जो है वो मल्टीपल इमेजेस प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, मल्टीपल स्लाइस बना सकता है। तो इससे हमारे पास क्या, हमारा एडवांटेज हमारे पास क्या है कि एक तो हमारा जो स्कैन टाइम था वो कम हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसमें क्या हुआ कि हमारे पास जो एडवांटेजेस इसके क्या थे कि हमारे पास जो मोशन आर्टिफैक्ट था वो कम हुआ। मोशन आर्टिफैक्ट किस तरह कम हुआ कि अगर आपके पास आपका इमेजिंग सिस्टम जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसमें ये चीज़ होती है कि पेशेंट मूव कर सकता है, ठीक है। पेशेंट यानी किसी भी तरीके से हल्का सा भी हिल गया है या उसका जो उसका ब्रीदिंग मोशन आ गई है बीच में, किसी भी वजह से आपके पास जो मोशन की वजह से आर्टिफैक्ट आ गया, तो वो अगर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्टली मूव कर रहा है तो वो आपके पास आपका आर्टिफैक्ट जो है वो दूर हो जाता है, ठीक है। तो मल्टी डिटेक्टर सिस्टम का हमारे पास एडवांटेज ये था कि हमारे पास मोशन आर्टिफैक्ट को मिनिमाइज करता है। सही है। दूसरी बात इसकी क्या थी कि हमारे पास जो स्पेशल रेजोल्यूशन है उसको इम्प्रूव करता है। स्पेशल रेजोल्यूशन एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैम ये दोबारा रिपीट कर दें मल्टी डिटेक्टर। अच्छा, मल्टी डिटेक्टर सिस्टम बेसिकली क्या है कि इसमें हमारे पास पैरेलल रोज हैं, ठीक है, मल्टीपल रोज हैं, उसके बीच में मल्टीपल डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। पहले हमने सिंगल डिटेक्टर देखा था, उसमें रो सिंगल डिटेक्टर रो थी, यानी डिटेक्टर आपके पास मल्टीपल है लेकिन रो एक ही है, ठीक है, एक ही लाइन में लगे हुए हैं, जैसे ये लगे हुए हैं, ये देखो, ये एक ही लाइन में डिटेक्टर्स लगे हुए हैं लेकिन काफी सारे बीच में लगे हुए हैं, ठीक है। और मल्टीपल डिटेक्टर्स में क्या था कि मल्टीपल रोज है, मल्टीपल रोज होंगी तो वो क्या करेंगे, वो उतनी ज्यादा हमारे पास ज्यादा मल्टीपल स्लाइसेस की इमेजेस बना सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल इमेजेस बनाएंगे तो उससे हमारे पास स्कैन टाइम कम हो जाएगा, स्कैन टाइम कम होगा तो हमारे पास क्या होगा कि जो मोशन आर्टिफैक्ट आ रहा था वो कम हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास स्पेशल रेजोल्यूशन इंक्रीज होगी, ये क्या होती है ये हम अगली नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं अपनी। इसके अलावा ये हमारे पास क्या करता था, मल्टी डिटेक्टर रो सिस्टम के एक तो पेशेंट डोज भी रिड्यूस करता था, ठीक है, यानी आपके पास डिटेक्टर ज्यादा लगे हुए हैं, वो आपको यानी अगर सिंगल एक्सरे बीम जा रही है तो उसके बीच में ही वो मल्टीपल स्लाइसेस आपको दे देंगे, ठीक है, आपको बार बार एक्सरे बीम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पेशेंट की डोज है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा हम स्पाइरल और हेलिकल एमटीसीटी का लिखा हुआ है कि उसमें क्या करते हैं कि उसमें एक तो कॉन्टिन्यूस गैंट्री रोटेशन होती है, गैंट्री रोटेट करती है, और हमारे पास डाटा एक्विजिशन कॉन्टिन्यूसली होता है कि जो पेशेंट टेबल है वो भी कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, ठीक है। ये हमने अपने फर्स्ट वाले लेक्चर में देखा था, अगर किसी को याद हो कि पेशेंट टेबल जो है वो किस तरह से हेलिकल सिटी में मूव कर रहा था। सही है। तो ये हम चीजें आगे भी देखते हैं। इसके अलावा इसका एडवांटेज हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो मल्टी प्लानर या 3D रेंडरिंग है वो काफी इजी हो जाती है, यानी हम अपनी मर्जी से जो रिफॉर्मेशन करते हैं वो हम मल्टी डिटेक्टर सिस्टम में ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सही है। अच्छा, ये भी इन दोनों की एक इमेज है कि सिंगल स्लाइस है उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, और जो मल्टीपल स्लाइस है या MDCT है उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है। अब ये देखो, ये क्या है कि हमारे पास एक सिंगल रो लगी हुई है, मेरे माउस का कर्सर नजर आ रहा होगा सबको, ये हमारे पास एक सिंगल रो है, डिटेक्टर जिसमें मल्टीपल ही है लेकिन इसमें रो सिंगल है, ठीक है। एक बड़ा लॉन्ग डिटेक्टर इसके बीच में लगा हुआ है, लेकिन अगर हम मल्टी डिटेक्टर की बात करें तो इसमें मल्टीपल रोज हैं और मल्टीपल डिटेक्टर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास यानी अब जाहिर बात है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो ये ज्यादा अच्छा है और ये ज्यादा अच्छी स्लाइस थिकनेस हमें देता है और मल्टीपल स्लाइसेस देता है सिंगल स्कैन में, ठीक है। कुछ क्लियर हुए ये दोनों सिंगल डिटेक्टर और मल्टी डिटेक्टर? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, अब उसके बाद अगली हमारे पास एक टर्म आती है पिच। पिच जो हमने पिछले लेक्चर में मेरा नहीं ख्याल कि हमेशा डिस्कस की थी। पिच बेसिकली क्या होती है कि जो हमारा काउच मूवमेंट है, मतलब हमने हेलिकल सिटी में देखा था कि हमारा काउच जो है वो गैंट्री के अंदर रोटेट करता है, यानी पेशेंट उसके ऊपर जब लेटा हुआ है वो मूव करता है थोड़ा सा, ठीक है, हेलिकल सिटी की तरह, थोड़ा सा अंदर की तरफ थोड़ा सा बाहर की तरफ, ठीक है। और वो जब मूव करता है तब हमारे पास जो है वो डाटा एक्विजिशन हो रही होती है, ठीक है। तो पिच हमारे पास बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास काउच मूवमेंट है पर 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री यानी जो रोटेशन होती है एक्सरे ट्यूब की उसको हम डिवाइड करते हैं अपनी जो एक्सरे बीम है उसकी विड्थ के साथ, तो हमारे पास एक पिच की वैल्यू आती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है डिफाइंड एज ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ सीटी स्कैन टेबल पर 360 डिग्री रोटेशन ऑफ एक्सरे ट्यूब डिवाइडेड बाय एक्सरे बीम कॉलिमेशन विड्थ, ठीक है, यानी एक्सरे बीम की जो विड्थ है उसको आपने डिवाइड कर देना है आपके जो सीटी स्कैन टेबल की जो मूवमेंट है उसके साथ, ठीक है। अच्छा, पिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोज। पिच आके
जितनी कम होगी आपके जो डोज है पेशेंट की वो उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, ये इनवर्सली रिलेटेड है। इसके अलावा हमारे पास अब पिच की वैल्यूज ये हैं कि हमारी पिच अगर लेस देन 1 होगी, अगर 1 से कम होगी तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि ओवरलैपिंग पिच हो जाएगी, ठीक है। ओवरलैपिंग किस तरह होगी ये मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ। और अगर हमारे पास पिच की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो ये एक्सटेंडेड पिच होगी, ठीक है। और अगर आप पिच अपनी बढ़ाते जाओगे तो आपकी जो एनाटमी है वो उतनी ज्यादा कवर होती जाएगी और जो पेशेंट की डोज है वो उतनी रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। ये देखो कि ये पिच हमारे पास बेसिकली किस तरह से काम कर रहा है। अगर हमारे पास लेस देन 1 की पिच है, यानी हमारे पास पेशेंट मूवमेंट सॉरी जो काउच मूवमेंट है और उसकी अगर हम डिवाइड करें अपने बीम विड्थ के साथ, अगर हमारे पास उसकी वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो बीम है वो ओवरलैप कर रही है, ठीक है। ये देखो इस तरह से अगर आपके पास पिच जो है वो 1 के बराबर है, इक्वल टू 1 है, तो आपकी बीम ओवरलैप नहीं कर रही है, ठीक है। और आपकी जो सारी जो सर्टेन पोजीशन है, सर्टेन टेबल पोजीशन है, उसके हिसाब से आपके पास इमेज आ रहा है, ठीक है। और अगर आपकी पिच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो एंगल्स हैं वो उसमें कवर्ड नहीं हो रहे, ठीक है। और यानी वो छोड़ छोड़ के आपके पास इमेज आ रहा है उसके बीच में से, ये इस तरह से, ठीक है। यानी पिच लेस देन 1 है तो बहुत नैरो बीम है, पिच अगर ग्रेटर देन 1 है तो बहुत वाइड बीम है, ठीक है। यानी वो आपका एरिया कवर नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर आपकी पिच इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही और ये आपके पास अच्छा इमेज देगी, ठीक है। पिच आपकी बेसिकली काउच मूवमेंट है डिवाइडेड बाय बीम विड्थ, ठीक है। मैम ये अगर आपके बीम की ओवरलैपिंग होती है तो उसका इमेज पे क्या इफेक्ट होगा? इमेज पे उसका इफेक्ट ये होगा कि इससे इसकी वजह से हमारे पास आर्टिफैक्ट्स आते हैं। ये आर्टिफैक्ट्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। वो आर्टिफैक्ट्स आते हैं, वो क्या करते हैं कि बीम ओवर जो एरिया है उसके ऊपर जो एक्सरे बीम है वो 1 से 2 दफा लग रही है, ठीक है। तो वो आपके पास जब इमेज फाइनल इमेज बनेगा तो उसमें ओवरलैपिंग हुई होगी, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर्स जो है वो सही तरह से आपको नहीं नजर आएंगे। वो किस तरह से नहीं नजर आएंगे और उसकी इमेज किस तरह की होगी मैं आपको लेक्चर्स में जब आर्टिफैक्ट्स वाले लेक्चर पढ़ेंगे मैं उसमें आपको दिखाऊंगी, ठीक है। यानी अब ये देख लो कि इसमें अगर आप यहाँ इसके थ्रू देखो तो आपको ये पता चल रहा है कि आपकी बीम यानी ओवरलैप हो रही है, उस तरह से आपको अच्छा इमेज नहीं मिलेगा। ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मली यानी बीम एक एक करके आपके हर एरिया के ऊपर यानी जो पेशेंट है उसका हर एरिया के ऊपर से गुजर रही है, ठीक है। और अगर बहुत वाइड होगी तो इसका मतलब ये है कि वो हर एरिया के ऊपर से नहीं गुजर रही, बीच बीच में से कोई ना कोई एरिया छोड़ के गुजर रही है, ठीक है। तो ये यस आपकी पिच मैम। हो गई है। उसके बाद अब पिच का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि ये बेसिकली थ्योरेटिकल सी बात है, ठीक है। ये यानी आपके सामने ही सारा कुछ नहीं हो रहा होता तो आप उस तरह से उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो, ठीक है। लेकिन आपने जो इसकी चीज याद रखनी है, एक तो उसका याद रखना है कि जो उसका ये फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, ठीक है। और ये कि अगर आपकी जो पिच अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा और अगर कम होगी तो क्या होगा, यानी रेडिएशन डोज को आपने याद रखना है, ठीक है। ज्यादा होगी कि कम होगी और आपने अपनी जो आपकी एनाटमी की कवरेज है वो देखनी है कि वो ज्यादा होती है कि कम होती है, ठीक है। पिच ज्यादा होने से या पिच कम होने से। अगर ये वाली इमेज आप माइंड में रखोगे तो आपको काफी क्लियर होगा कि अगर पिच ज्यादा है तो एनाटमी ज्यादा कवर होगी कि नहीं होगी और अगर पिच कम है तो ज्यादा कवर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है इमेज क्वालिटी। इमेज क्वालिटी बेसिकली क्या है कि यानी आपकी जो भी सीटी की इमेज बन रही है वो किस क्वालिटी की है, ठीक है। उसके बीच में हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की हुई है। स्पेशल रेजोल्यूशन होती है, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। और एक इमेज नॉइज होता है, ठीक है। ये 3 चीजें जो है बेसिकली ये हमारे पास जो हमारी इमेज क्वालिटी है उसको डिटरमिन करती हैं, ठीक है। तो जो सिटी इमेज क्वालिटी है उसको मेजर करने के लिए काफी सारे मेथड्स हैं, ठीक है। उसके बीच में से कुछ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास ये जो पहले 3 हमने डिस्कस किए हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन, नॉइज, लिनियरिटी है और यूनिफॉर्मिटी है। ये 5 जो पैरामीटर्स हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमने देखने हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहली चीज आती है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन में ख्याल हम 2 से 3 दफा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपके पास एबिलिटी टू रिजॉल्व स्मॉल हाई कंट्रास्ट ऑब्जेक्ट्स के, यानी आप कितना अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर पा रहे हो 2 पॉइंट्स को, ठीक है। यानी जो सिमिलर डेंसिटी के हैं और उनको एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट्स आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जो बिल्कुल क्लोजली लगे हुए हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर शायद याद हो तो हमने वो पिन से ली थी। अगर जो 2 पिन पॉइंट्स अगर लगे हुए हैं, ठीक है, तो आप कितने अच्छे तरीके से उनको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, आपका सिस्टम कितने अच्छे से डिफरेंशिएट कर पा रहा है, तो वो आपके सिस्टम का की अच्छी स्पेशल रेजोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन अब ये 2-4 बातें हैं कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, पिक्सल साइज के ऊपर डिपेंड करती है। आपका पिक्सल साइज जितना स्मॉल होगा आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। यानी स्मॉल पिक्सल होगा, कम डाटा लेगा, जितना कम डाटा लेगा आप उतना अच्छा आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये मतलब जो भी है यानी एक पॉइंट जो है वो दूसरे पॉइंट से कितना डिफरेंट है,
ठीक है। एक तो ये पिक्सल साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और दूसरी बात ये है कि ये डिपेंड कर रहा है स्लाइस थिकनेस के ऊपर। अगर आपके पास स्लाइस थिकनेस ज्यादा है, ठीक है, तो वो उतना अच्छा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। अगर आपके पास स्लाइस थिकनेस कम है, यानी स्लाइस आपका थिन है, तो उसकी जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो उतनी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। अच्छा, अब स्पेशल रेजोल्यूशन को हम मेजर किस तरह से करते हैं? इसको मेजर करने का एक तरीका होता है, वो है MTF, उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन। ये बेसिकली एक ग्राफिकल फॉर्म है, ठीक है, और इसमें जो है किसी भी जो हमारा CT इमेजिंग सिस्टम है उसकी, और जो हमारा एक्सरे इमेजिंग सिस्टम है उसकी भी, यानी जो रेडियोग्राफी है हमारी, हम उसकी भी स्पेशल रेजोल्यूशन को मेजर करते हैं, ठीक है। MTF हमारे पास बेसिकली ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये इस तरह से ये ग्राफ बनता है, ठीक है। इसमें ये नहीं, आप दो सिस्टम्स को आपस में कंपेयर कर सकते हो कि वो उनकी स्पेशल रेजोल्यूशन किस तरह से जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक टर्म हमारे पास आती है स्पेशल फ्रीक्वेंसी। स्पेशल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है कि उसकी एक डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ लाइन पेयर्स विजिबल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्पेशल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास स्पेशल फ्रीक्वेंसी जो है अगर कम होगी, तो इसका मतलब कि लार्ज ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपकी स्पेशल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब कि आप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो, यानी लाइन पेयर्स विजिबल पर यूनिट लेंथ, यानी एक लेंथ में आपको कितने लाइन पेयर्स नजर आ रहे हैं। अगर आपको ज्यादा नजर आएंगे, तो इसका मतलब है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मतलब कि वो स्मॉल है, इसलिए आपको वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। और अगर आपके ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा बड़े होंगे, तो आपको कम नजर आएंगे, ठीक है। अब उसकी एग्जांपल ये देख लो कि अगर लो स्पेशल फ्रीक्वेंसी है, तो आपके जो, इसका मतलब ये है कि आपके ऑब्जेक्ट साइज में काफी बड़े हैं, ठीक है, तो वो आपकी गिवन लेंथ में पूरे नहीं आएंगे, और वो बड़े बड़े होंगे, तो इसलिए हमारी जो स्पेशल फ्रीक्वेंसी है वो लो होगी। अगर हमारे पास हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब है कि आपके ऑब्जेक्ट स्मॉल है, इसलिए वो आपकी गिवन लेंथ में पूरे आ गए हैं, ठीक है। ये इसका कुछ क्लियर हुआ है कि स्पेशल फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? यस मैम। ठीक है, लो मैम एक होगी दफा तो बता दें प्लीज। ठीक है, मैं बता देती हूँ। लो स्पेशल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो साइज में बड़े हैं। अगर आपकी कोई गिवन लेंथ थी, यानी कोई डिफाइंड लेंथ थी, तो उसके बीच में आपके ऑब्जेक्ट्स उस तरह से पूरे नहीं आ रहे, वो बड़े हैं साइज में, तो इसलिए आपकी जो स्पेशल फ्रीक्वेंसी है वो लो है, ठीक है। और हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आपकी जो एक गिवन या डिफाइंड लेंथ थी, उसके बीच में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, ठीक है, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि उन ऑब्जेक्ट्स का साइज छोटा था, ठीक है, साइज छोटा था, काफी सारे मल्टीपल आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो स्पेशल फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो गई है। ये आप इमेज माइंड में रखोगे तो आपको लो और हाई का कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है, कि अगर लो है तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट साइज है वो बड़ा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट साइज बड़ा होगा तो उसकी क्वांटिटी कम आएगी, क्वांटिटी कम नजर आएगी, तो स्पेशल फ्रीक्वेंसी लो होगी, ठीक है। ये अब इसकी डेफिनेशन जो है वो एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ लाइन पेयर्स विजिबल पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ के अंदर आपको कितने लाइन पेयर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो लाइन पेयर को यहाँ पे हमने एप्पल्स के साथ जो है वो चेंज कर दिया एक तरह से। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप स्पेशल फ्रीक्वेंसी को MTF के थ्रू देखते हो, ठीक है। MTF आपके पास बेसिकली क्या है, ग्राफ बनता है, वो आपके पास रेशियो बताता है ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ इमेज कंपेयर्ड विद द एक्चुअल ऑब्जेक्ट स्कैन के, यानी आपने जो आपका जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था उसकी एक्यूरेसी आपकी जो इमेज बनी थी उसके साथ किस तरह से रिलेट करती है और वो कितना एक्यूरेट है, ये चीज आपको आपका जो MTF ग्राफ है वो बताएगा, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट स्मॉल होते जाएंगे, यानी स्पेशल फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होती जाएगी, तो वो आपके पास उस तरह से अच्छे CT के ऊपर नहीं नजर आएंगे, ठीक है। MTF की जो वैल्यू है वो आपकी 0 से 1 तक है, ठीक है। अगर आपके पास जो इमेजेस हैं वो एग्जैक्टली वैसी नजर आ रही हैं जैसे असल ऑब्जेक्ट था, तो आपकी जो सिस्टम का MTF है वो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और अगर आपको अपना जो इमेज है वो एग्जैक्टली अपने ऑब्जेक्ट की तरह नजर नहीं आ रहा, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो वो आपके पास MTF की वैल्यू 0 देगा, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखनी है। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, यानी ये आपके सामने नहीं हो रहा होता, ये इमेज क्वालिटी को बेसिकली सारी चीजें डिफाइन करी हैं, तो लेकिन ये मतलब याद रखनी है आप लोगों ने कि किस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। अच्छा, तो MTF की वैल्यू जो है वो बिटवीन 0 to 1 होती है, ठीक है। हमने देख लिया कि 0 का क्या मतलब है कि आपका जो इमेज और ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, यानी जो इमेज आपने ली वो आपके एक्चुअल ऑब्जेक्ट से मैच नहीं कर रही है, तो आपका MTF जो है आपके सिस्टम का MTF जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो एक्यूरेटली वैसी ही है जैसे आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट था, आपकी इमेज एक्यूरेटली वैसी है, तो इसका मतलब जो MTF है आपके सिस्टम का वो 1 हो जाएगा, ठीक है।
ये उसका ग्राफ है। ग्राफ में इस तरह है कि आपका जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग आपके पास जो है वो स्पेशल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और जो आपका वाई एक्सिस है उसके अलोंग आपके पास एमटीएफ की वैल्यू है। एमटीएफ की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, ठीक है, और स्पेशल फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 से लेकर 6 तक या जितनी भी आप ले सकते हो उतनी है, ठीक है। अब ये आप दो सिस्टम्स को कंपेयर कर रहे हो, यानी ए स्कैनर है और बी स्कैनर है। जितना ज्यादा आपकी वैल्यू जो है वो राइट साइड पे जाती जाएगी तो उसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम की स्पेशल फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो स्कैनर बी है उसकी स्पेशल फ्रीक्वेंसी हमारे पास उतनी अच्छी है, ठीक है। ये ग्राफ आपने याद रखना है कि आप ए और बी को किस तरह से कंपेयर कर रहे हो, एमटीएफ जो है वो किस एक्सिस पे है और जो आपकी स्पेशल फ्रीक्वेंसी है वो किस एक्सिस पे है। ये दो चीजें आप लोगों ने इसमें याद रखनी है, ठीक है। मैम इधर ये स्कैनर ए एंड स्कैनर बी क्या मतलब है इसका? यानी ये यानी आपने बेसिकली तो यहाँ बताना पे है एक्यूरेसी है दो, एक रियल इमेज का और जो रियल ऑब्जेक्ट की उसकी एक्यूरेसी को एमटीएफ ग्राफ शो करता है। जी जी, ये उसकी एक्यूरेसी तो ही है, लेकिन ये जो ग्राफ है ना इसके बीच में उन्होंने दो सिस्टम्स को आपस में कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। स्कैनर ए यानी एक सीटी स्कैन है और स्कैनर बी जो है वो दूसरा सीटी स्कैन है, ठीक है। ये सेपरेट सिस्टम है, उनको लेकिन कंपेयर ओके करने के लिए बताया हुआ है, ठीक है। ये यानी ऑब्जेक्ट और उसका नहीं है, लेकिन ये उन्होंने दो सिस्टम्स को कंपेयर करने के लिए बताया हुआ है, ठीक है जी। ये आपकी स्पेशल फ्रीक्वेंसी हो गई। इसमें से जो याद रखने वाली बातें हैं आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको एमटीएफ का पता होना चाहिए, ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। और उसके बाद आपको स्पेशल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एमटीएफ की जो नॉर्मल वैल्यू है, यानी जो कितनी वैल्यू उसकी रेंज कितनी है, 0 से 1 तक है, 1 किस टाइम होगा, 0 किस टाइम होगा, ये 2-3 बातें आप लोगों को इसमें याद होनी चाहिए। और जो तीसरी चीज है वो आपको इसका ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। ग्राफ आना इस तरह चाहिए कि जो उसका एक्स एक्सिस है वहां पे हम क्या चीज डिनोट कर रहे हैं, जो वाई एक्सिस है वहां पे हम क्या चीज डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका एमटीएफ की कहानी हो गई है काफी सारी। ये स्पेशल रेजोल्यूशन है कि हम उसकी डेफिनेशन कैसे और हम उसको मेजर किस तरह से करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो अगली टर्म हमारे पास आती है वो कंट्रास्ट रेजोल्यूशन है। कंट्रास्ट रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है कि आप कितना अच्छा डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को, यानी जिनकी सिमिलर डेंसिटी है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मेरे ख्याल है आप सबको आती होगी, सबको पता होगा। जो हमारे सीटी के सिस्टम है उनकी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। कंट्रास्ट रेजोल्यूशन अच्छी क्यों है? अच्छी इस वजह से है कि हमारे पास जो एक्सरे बीम की कॉलीमेशन है वो बहुत अच्छी है। कॉलीमेटर्स हमने पढ़े थे दो टाइप के, किस किस को याद है? कोई बच्चा बता दे। प्री कॉलीमेटर मैम और पोस्ट कॉलीमेटर। प्री पेशेंट था और पोस्ट पेशेंट था, ठीक है। ये इनके फंक्शन आप लोगों ने याद रखने हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। ये थोड़ा बहुत ना रिकॉल करके आया करो क्योंकि सारे लेक्चर जो है वो आपस में लिंक्ड है, ठीक है। तो इसलिए पिछली चीजें आती होंगी तभी हम आगे मूव कर सकेंगे। तो अच्छा, अब हम कंट्रास्ट रेजोल्यूशन देख रहे हैं कि हमारे जो सीटी के सिस्टम है उसमें कंट्रास्ट रेजोल्यूशन हमारे पास बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा क्यों है? उसका जो एक मेन रीजन है वो यही है कि हमारे पास जो बीम की कॉलीमेशन है वो जबरदस्त है, वो बड़ी बेहतरीन है, ठीक है। कॉलीमेशन जो है वो हमारे पास में क्या करेगी कि हमारी बीम जो स्कैटर रेडिएशन जो भी सारा कुछ है वो उसको निकाल देगी और हमारे पास साफ सुथरी सी बीम आएगी। और जितने अच्छी बीम होगी उतना अच्छा हमारे पास वो डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से, चाहे उनकी सिमिलर डेंसिटीज हो, ठीक है। अच्छा, इसको हम मेजर कैसे करते हैं? इसके लिए डिफरेंट फैंटम्स होते हैं। फैंटम्स बेसिकली यूज होते हैं ये आपके इसी तरह जो आपकी जो भी इमेजिंग सिस्टम है उनकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। फैंटम्स होते हैं डिफरेंट तरह के होते हैं, शक्लें उनकी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। उसमें आप क्या यूज करते हो कि डिफरेंट फैंटम्स यूज करते हो, ठीक है। वो सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, किसी भी वेरिंग साइज या वेरिंग डेंसिटी के हो सकते हैं, ठीक है। उनकी कुछ की वैल्यूज आपको नोन होती हैं, आपको पता होती हैं। फिर जब आप उनको अपने सिस्टम के अंदर रखकर नॉर्मल एक्सरेज या नॉर्मल सीटी स्कैन उनका करते हो तो वो वैल्यूज अगर आपको एग्जैक्ट वही देंगे जो आपके फैंटम की नोन वैल्यू थी, तो उसका मतलब कि उनकी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। ये उनको मेजर करने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। फैंटम्स को यानी आप किस तरह से यूज करते हो। अच्छा, ये आपकी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन में बस इतना सा था। इसमें आपने फैंटम्स वाली बात याद रखनी है कि वो हम यूज करते हैं, ठीक है। किस तरह से यूज करते हैं वो, और आपकी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपके पास अगली चीज आती है नॉइज। नॉइज आपके पास क्या चीज है? बेसिकली यानी आपकी इमेज के बीच में कोई भी अनडिजायरेबल फ्लक्चुएशन है, ठीक है। यानी आपकी इमेज जितनी ग्रेनी बन रही है, ठीक है, या जैसे वो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्ट एंड पेपर लाइक अपीयरेंस है, ठीक है। ये नहीं बिल्कुल ग्रेनी ग्रेनी से इमेज है, आपको बिल्कुल क्लियर इमेज नहीं नजर आ रहा, ठीक है। वो आपके पास इमेज नॉइज होता है। अगर हम इसको इसकी डेफिनेशन की टर्म्स में देखें तो वो क्या है
कि image noise is the undesirable fluctuations of pixel values in an image of a homogeneous material। यानी आपके पास कोई मटेरियल है, उसकी होमोजेनिटी बिल्कुल सेम है, ठीक है, यानी एक ही वैल्यू रख रहा है वो, ठीक है, लेकिन उसके बीच में से कोई ना कोई पिक्सल वैल्यूज की फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, जितने ज्यादा हमारे पास वेरिएशन आएंगी पिक्सल वैल्यूज की, ठीक है, उतना इसका मतलब है कि हमारे पास जो इमेज है उसका नॉइज उतना ही ज्यादा है, ठीक है। ग्रेनी अपीयरेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और जो है अगर आपके पास नॉइज होगा तो आपकी इमेज क्वालिटी को उतना ही ज्यादा या डिग्रेड करेगा, ठीक है। डिग्रेड इस तरह से करेगा कि नॉइजी इमेज को आप अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बीच में से, ठीक है। कंट्रास्ट रेजोल्यूशन इसका मतलब कि खराब हो जाती है काफी ज्यादा। नॉइज क्लियर हुआ है सबको कि क्या चीज है? मैम एक बार रिपीट कर दें। नॉइज बेसिकली आपकी जो इमेज है उसके ऊपर कोई भी ग्रेनीनेस आ रही है, ठीक है। ग्रेनीनेस का मतलब पता है, यानी कि कोई भी यानी छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल अनडिजायरेबल है, आप नहीं देखना चाहते अपने इमेज के ऊपर, ठीक है। और यानी पिक्सल वैल्यूज की जो वैल्यूज हैं उनके अंदर कोई भी फ्लक्चुएशंस का मतलब ये है कि वो डिफरेंट मतलब डिफर कर रहे हैं अपनी थोड़े थोड़े वैल्यूज के बाद, ठीक है। और उसकी वजह से हमारे पास जो है इमेज के ऊपर एक गंदा सा ग्रीनी सा अपीयरेंस आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्ट एंड पेपर लाइक अपीयरेंस भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जितना ज्यादा पिक्सल वैल्यूज की फ्लक्चुएशन होगी या वेरिएशन होंगी, उतना ज्यादा इमेज का जो नॉइज है वो हमारे पास ज्यादा होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा इमेज नॉइज होगा, इमेज उतनी ज्यादा ग्रेनी होगी तो उसका मतलब ये है कि हम उसका कंट्रास्ट रेजोल्यूशन बहुत खराब हो गया है, हम उसको उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। कंट्रास्ट रेजोल्यूशन हमने पढ़ा कि वो क्या होती है, ठीक है, कि आप डिफरेंशिएट कर पाते हो डिफरेंट जो सिमिलर डेंसिटी के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, ठीक है। तो अगर आप नॉइज बहुत ज्यादा है, आपकी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन खराब हो गई है, इमेज की क्वालिटी वॉशरूम जे पे 8 मिनट हो गए तो आप उसको नहीं देख पा रहे हो। आसान जल्दी निकल खाना ये अपने माइक आप लोग म्यूट कर दें जिन्होंने अगर क्वेश्चन वगैरह नहीं करने होंगे। कंट्रास्ट और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? कंट्रास्ट रेजोल्यूशन बेसिकली ये है कि आप जो है दो पॉइंट को, कोई से जो दो पॉइंट्स हैं उनको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। पॉइंट का मतलब ये है कि आपने कोई आपके पास चीज है, ठीक है, जैसे कोई पेज है, उसके ऊपर आपने दो पेंसिल से डॉट्स लगा दिए हैं, करीब करीब लगाए हैं। अब आप उनको कितने अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि अगर आप उनको जूम करके देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये बाकी दो डिफरेंट डॉट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको बहुत दूर से देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि वो सिमिलर। ये अपने माइक म्यूट मैम इनको म्यूट कर दे। मैम नहीं आ रही है, म्यूट कर दें आप। मैं ख्याल कर लिया सबने खुद ही म्यूट खुद को, चलो सही है। अच्छा, जो स्पेशल रेजोल्यूशन थी वो बेसिकली क्या थी कि मैंने आप लोगों को बता रही थी कि अगर जैसे हम कोई पेज है, हमारे पास सफ़ा है, उसके ऊपर हमने दो डॉट्स लगा दिए बहुत क्लोजली, ठीक है। और अगर आप उनको दूर रख के दूर से देख रहे हो तो आपको दूर से ये लग रहा है कि वो एक ही डॉट है, ठीक है, ऐसे ही लग रहा है। लेकिन जब आप उसको क्लोज करके देखते हो या सपोज आप उसकी कैमरे से पिक्चर ले रहे हो, आप जब उसको जूम करके देखते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं, ये दो अलग-अलग डॉट्स हैं, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी है डिफरेंशिएट करने की कि दो पॉइंट्स के दरमियान आप कितने अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन है, ठीक है। कंट्रास्ट रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर डेंसिटी के, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर डेंसिटी के आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी उनके आप ग्रे स्केल इमेज लेते हो तो वो ऑलमोस्ट नियरली इक्वल आते हैं, ठीक है। तो आप उनके दरमियान में कितना अच्छा डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ये आपकी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन है। अब इसको आप ऐसे ले लो कि जैसे अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड अगर आप देखो तो इसमें जो आपका लिवर है और जो पैंक्रियाज है, ठीक है, मतलब अल्ट्रासाउंड की इमेजेस देखी हुई है शायद, मेरा ख्याल है देखी होंगी किसी ना किसी ने, यस मैम। ठीक है। अगर आपका जो लिवर और पैंक्रियाज है, ठीक है, उसको आप यानी बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका लिवर और आपकी किडनी है तो आप उसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते हो। ऐसे ही होता है ना, आपको पता चल जाता है कि ये किडनी है, ये उसका कॉर्टेक्स है, ये उसका बीच में सारा कुछ है, ठीक है, और ये लिवर है, उसकी डेंसिटी किस तरीके से है, तो आप उसको डिफरेंशिएट कर पाते हो। तो इसका मतलब है कि उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंट्रास्ट डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन यही जो एबिलिटी है आइडेंटिफाई करने की, डिफरेंशिएट करने की, ये आपके पास कंट्रास्ट रेजोल्यूशन है कि किस सिस्टम की बेहतर है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अल्ट्रासाउंड की कंट्रास्ट रेजोल्यूशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन सीटी की कंट्रास्ट रेजोल्यूशन हमारे पास सबसे अच्छी है बाकी सब जितनी भी मोडालिटीज हैं उनकी निस्बत, ठीक है। और वो क्यों अच्छी है कि हमारे पास इसमें हमारे कॉलीमेटर्स हैं, ठीक है, वो बीम को इतना ज्यादा साफ कर देते हैं, अनडिजायरेबल जो इफेक्ट्स हैं वो हमारे पास से हटा देते हैं कि हमें बिल्कुल साफ सुथरी बीम नजर आती है, और जो ऑब्जेक्ट्स जो इमेज हमारे पास बनता है वो उतना ही अच्छा बनता है, ठीक है। क्लियर हुआ है कि कंट्रास्ट रेजोल्यूशन किस तरह से डिफरेंट है हमारी स्पेशल रेजोल्यूशन से? यस मैम। ठीक है मैम स्पेशल की क्या आपने जैसे कंट्रास्ट की एग्जांपल दी है,
स्पेशल की क्या होगी? स्पेशल की एग्जांपल आप इस तरह ले लो कि जैसे ये समझ लो कि कुछ स्टोन्स पड़े हुए हैं 2, ठीक है, यानी स्टोन्स पड़े हुए हैं, आपके समझो किडनी स्टोन्स हैं, पड़े हुए हैं 2 या 3 हैं, ठीक है, लेकिन वो इकट्ठे पड़े हुए हैं। आप उनको कितने अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। अब आप अगर उनको दूर से देख रहे हो तो आपको ये लग रहा है कि एक ही बड़ा सारा स्टोन पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपकी अब सिस्टम के ऊपर डिपेंड करे कि वो कितना अच्छा उनको डिफरेंशिएट कर पा रहा है, कि आपको उनके दरमियान का गैप भी नजर आ रहा है कि नहीं ये एक स्टोन नहीं है, ये 2-3 स्टोन है जो आसपास इकट्ठे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह से आपके कंट्रास्ट स्पेशल रेजोल्यूशन की एग्जांपल है। वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, ठीक है, थ्योरेटिकल टाइप ही है, लेकिन समझने के लिए कि आप कितना अच्छा आइडेंटिफाई कर पाते हो अगर आपके पास कोई इस तरह की अबनॉर्मैलिटी आती है तो, ठीक है। तो ये आपके पास आपके इनके डिफरेंस आ गया है। उसके बाद नॉइज मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज है। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा अब अगली हमारे पास टर्म आती है इमेज क्वालिटी में, वो है लीनियरिटी, ठीक है। लीनियरिटी का कभी नाम सुना है कि ये क्या होती है? No, ma'am. ठीक है, लिनियरिटी बेसिकली आपके सिस्टम की कैलिब्रेशन होती है एक तरह से, ठीक है। आपने यानी हमने ये देखना होता है कि आपका सिस्टम कितना अच्छा कैलिब्रेटेड है। कैलिब्रेटेड होने का मतलब ये है कि यानी अगर हम वाटर को मेजर कर रहे हैं या हम किसी भी नोन वैल्यू को, यानी हमें पता है कि इस वैल्यू का सीटी नंबर, मतलब जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसका सीटी नंबर हमारे पास ये है, ठीक है। अगर सपोज अगर हमारे पास 100 है किसी चीज का सीटी नंबर, तो हमने ये देखना है कि हमारा सिस्टम कब तक उस नंबर को 100 ही दिखाएगा, ठीक है। यानी एक टाइम आएगा कि हमारे सिस्टम की कैलिब्रेशन हिल जाएगी, ठीक है, और हिलेगी तो वो या तो 100 से कम दिखाएगा या 100 से ज्यादा दिखाएगा, ठीक है। यानी लिनियरिटी बेसिकली आपके सिस्टम की कैलिब्रेशन को डिनोट करता है एक तरह से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको मेजर करने का तरीका ये होता है कि 5 पिन मेथड है, ठीक है। इसमें होता है कि हमारे पास 5 पिन्स होती हैं, वो डिफरेंट मटेरियल की बनी होती हैं और उस मटेरियल का हमें सीटी नंबर भी पता होता है, ठीक है, उसकी डेंसिटी भी हमें पता होती है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमने अपने सिस्टम की, जब हमारी वो जो कैलिब्रेशन वाला एक ना होती है, सारे जितने भी हमारे इमेजिंग सिस्टम है ना, इनकी कैलिब्रेशन का टाइम होता है, कोई 6 महीने बाद होती है, कोई 2-3 महीने बाद होती है, वो अपनी मशीन की या हमारी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है जो जो करना चाहती है, ठीक है। तो उन्होंने ये फैंटम्स रखे होते हैं, ये भी 5 पिन मेथड बेसिकली फैंटम ही है कि वो हमारे पास नोन वैल्यूज की, नोन सीटी वैल्यूज और नोन डेंसिटी की 5 पिन्स हैं, ठीक है। उन पिन्स को हमने मेजर करना है और उन पिन्स की फिर डेंसिटी और उन सब हर चीज को हमने मेजर करना है जब हम लिनियरिटी देखते हैं उस टाइम, ठीक है। उनको नॉर्मल जो सीटी स्कैन होता है उस तरह करेंगे, उसके बाद फिर हम उनको मेजर करेंगे कि उनकी जो सीटी वैल्यू है या उनकी जो डेंसिटी वैल्यू है वो हमारे पास वही आ रही है जो हमारे पास पहले थी, ठीक है। तो ये जितना भी डिफरेंस हमारे पास आएगा ये हमारे सिस्टम की लिनियरिटी को शो करता है, ठीक है। अगर वो वैल्यूज डिफरेंट होंगी एक दूसरे से बिफोर एंड आफ्टर, तो इसका मतलब ये है कि हमारे सिस्टम की जो लिनियरिटी है वो खराब हुई है, हमारे सिस्टम की कैलिब्रेशन खराब हुई है, वो ठीक करने वाली है, ठीक है। इसका कुछ क्लियर हुआ है कि किस तरह से लिनियरिटी हमारे पास चीज को Yes, ma'am. आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। अच्छा मैम जी, रिपीट कर दें। अच्छा मैं रिपीट कर देती हूँ। रिपीट बेसिकली ये है कि आपका जो सिस्टम है लिनियरिटी में बेसिकली आपने अपने सिस्टम की कैलिब्रेशन देखनी होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका हमारे पास सीटी नंबर जो है वो 100 है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने वाटर की एग्जांपल ली हुई है कि उसका जो सीटी नंबर है हमारे पास वो 0 है, ठीक है। हमने ये देखना है कि हमारा सिस्टम कब तक वाटर का जो सीटी नंबर है वो 0 ही दिखा रहा है। कोई ना कोई एक टाइम आएगा कि हमारे सिस्टम की मतलब यूज हो के चल के हमारे सिस्टम की कैलिब्रेशन खराब हो जाएगी, ठीक है। कैलिब्रेशन जब खराब होगी उस टाइम हमारे पास क्या होगा कि जो सीटी नंबर है हमारे पास वो 0 से आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो तब हमें ये आइडिया होगा कि इसका मतलब कि हमारा जो सिस्टम है उसकी कैलिब्रेशन ठीक नहीं है। इसको ये तो अभी सिंपल हमने वाटर की एग्जांपल ली थी ना कैसे होता है। इसके अलावा इसको मेजर करने का जो तरीका होता है वो 5 पिन मेथड है, ठीक है। 5 पिन परफॉर्मेंस टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास 5 पिन्स होती हैं, वो डिफरेंट मटेरियल की बनी होती हैं, लेकिन उस मटेरियल का सीटी नंबर भी हमें पता होता है, ठीक है। और उस मटेरियल का जो डेंसिटी है हमें वो भी पता होती है, ठीक है। हम जब उसको पोजीशन करते हैं वाटर बाथ में, ये सारे जो ये फैंटम्स है बेसिकली, ठीक है। वाटर बाथ में हम उसको पोजीशन करते हैं, हम फिर उसका वैल्यूज मेजर करते हैं, ठीक है। हम उन फिर जो मेजर्ड वैल्यूज आती हैं उन वैल्यूज को हम अपनी नोन वैल्यूज के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। और तब हमें पता चलता है कि हमारा सिस्टम हमें एग्जैक्टली वही वैल्यूज शो कर रहा है जो असल में थी, या फिर वो थोड़ी सी चेंज वैल्यूज हमें शो कर रहा है, ठीक है। अगर चेंज वैल्यूज हमारे पास आएगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे सिस्टम की कैलिब्रेशन खराब हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास
सिस्टम की लिनियरिटी के बारे में बात थी। अच्छा, लिनियरिटी का हम किस तरह शो करते हैं कि हमारा इस तरह का ग्राफ बनता है, उसमें हमारे पास जो लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट है, ठीक है, यानी ये बेसिकली हमारे पास अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट ये होता है कि कौन से टिश्यू में या कौन से ऑब्जेक्ट में कितने ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे पास जो बीम है वो अटेन्यूएट हो रही है, ठीक है। बीम अटेन्यूएशन के डिफरेंस है हमारे पास वो ब्राइट, डार्क और वो इमेजेस आ रही थी ग्रे स्केल वाली, अगर याद हो तो ऐसे ही था अटेन्यूएशन का जब हमने पढ़ा था। तो उसकी बेसिकली एक वैल्यू होती है, मैथमेटिकल वैल्यू, उसको लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट कहते हैं, जो हम सिंपल अटेन्यूएशन पढ़ा था हमने, ठीक है। तो जब हमने लिनियरिटी को मेजर करना है तो हम एक ग्राफ बनाते हैं, उसमें हम अपने सीटी नंबर एक साइड पे अपने एक एक्सिस पे रखते हैं, वाई एक्सिस पे, और जो एक्सिस है उसके ऊपर हम अपने लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। और फिर हम वो देखते हैं कि हमारे पास वो किस तरह से आ रही है, और जो आइडियल ग्राफ है लिनियरिटी का वो इस तरह स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ठीक है। जी मैम। ये आपके पास लिनियरिटी थी, और उसके बाद जो आखिरी हमारे पास चीज आ रही है, नहीं सेकंड लास्ट है, ये है हमारे पास यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी क्या है कि हमारे पास इसमें क्या है कि हम किसी भी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे कि अगर हम अपने वाटर बाथ को देख रहे हैं तो हमारे हर पिक्सल की वैल्यू जो है बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी हमारे पास हर पिक्सल जो है वो सेम ऑब्जेक्ट ही शो करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये होता है कि हमारे पास सीटी वही, जैसे हमारे पास लिनियरिटी डिफर कर रही थी, हमारा ये नहीं सिस्टम, जाहिर बात है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मशीन खराब भी हो सकती है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो प्रिसीजन उतनी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी बेसिकली आपके सिस्टम की प्रिसीजन को बताता है कि कितना प्रिसाइज है, ठीक है। यानी अगर हम वाटर की सीटी वैल्यू की बात करें तो ये हमारे पास चेंज भी हो सकती है, ठीक है, डिफर कर सकती है, क्योंकि सिस्टम हमारा जिस तरह का भी है, ठीक है। हमने बेसिकली अपनी यूनिफॉर्मिटी में यही चीज देखनी है कि हमारा सिस्टम कितनी देर तक हमें सेम पिक्सल वैल्यू दे रहा है सेम ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अच्छा जी, ये हम किस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, इसका ये एक तरीका मेजर करने का इसमें ये होता है कि जब हम वैल्यूज ऑब्टेन करते हैं, इसका बेसिकली हिस्टोग्राम बनता है या लाइन ग्राफ बनता है। हिस्टोग्राम आपने मेरे ख्याल है अगर आप वो पढ़ोगे, क्या कहते हैं, अपनी स्टैट्स वगैरह पढ़ोगे, उसमें देखोगे हिस्टोग्राम किस तरह से बनता है, ठीक है। हिस्टोग्राम बेसिकली ग्राफ होता है। वो ग्राफ जब आप हमारे पास अपनी यूनिफॉर्मिटी का बनता है तो उसमें हमें ये पता चलता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर हमारे पास जो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यूज आ रही हैं उससे ऊपर नीचे अगर होगा तो हमारे पास जो है वो एक्सेप्टेबल है। अगर इससे ज्यादा हमारे पास वैल्यू डिविएट करेंगी वो हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी हमारे सिस्टम की कैलिब्रेशन और जो प्रिसीजन है वो खराब हुई है, ठीक है। ये आप स्लाइड पढ़ लेना, आप लोगों को इसका ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज है। बाकी इसमें आपने जो चीजें याद रखनी है, एक दो उसको याद रखनी है। यूनिफॉर्मिटी आपकी होती क्या है, सिस्टम की प्रिसीजन है, ठीक है, कि आपके पास जो है वो सेम ऑब्जेक्ट की सेम पिक्सल वैल्यूज को शो करना चाहिए हर दफा। अगर वो नहीं करेगा तो इसका मतलब कि उसकी यूनिफॉर्मिटी ठीक नहीं है, प्रिसीजन उसकी ठीक नहीं है, ठीक है। और आपने उसको मेजर कैसे करना है, आपने मेजर उसको उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू है उसके साथ आपने उसको याद रखना है कि ये वैल्यू जो है वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान में होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा ऊपर नीचे है तो सिस्टम की स्पेशल यूनिफॉर्मिटी जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। ये आपके पास यूनिफॉर्मिटी है। और उसके बाद आपके पास जो आखिरी चीज आती है वो आपकी टेम्पोरल रेजोल्यूशन है। टेम्पोरल रेजोल्यूशन क्या है कि ये बेसिकली इट रेफर्स टू हाउ रैपिडली डाटा आर रिक्वायर्ड, कि डाटा आपके पास कितने जल्दी एक्वायर हो रहा है। ये टाइम रिलेटेड है, ठीक है। और ये आपके पास जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय गैंट्री रोटेशन स्पीड। आपकी गैंट्री किस तरह से रोटेट कर रही है उस पर डिपेंड कर रही है। डाटा, सारी बात है, डाटा एक्विजिशन की बात हो रही है तो डाटा एक्विजिशन हमेशा हमारी मशीन रिलेटेड चीजों से ही होती है, ठीक है। तो हमारी गैंट्री पर डिपेंड कर रही है, हमारे नंबर ऑफ डिटेक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। और जो है वो हमारी उस स्पीड के ऊपर डिटेक्ट करिए कि हमारा सिस्टम जो है कितनी स्पीड के साथ सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। टेम्पोरल रेजोल्यूशन आपकी डाटा एक्विजिशन की स्पीड है, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम मेजर जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो मिली सेकेंड्स के साथ करते हैं, एमएस के साथ करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन है वो हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है जब हम मूविंग स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ठीक है। मूविंग स्ट्रक्चर में हमारे पास हमारी कार्डिक सिटी आ जाती है, ठीक है। और अगर हम जैसे फ्लो स्टडीज देख रहे हो, जैसे हम जहाँ पे हमने कंट्रास्ट मीडिया दिया हुआ है, अगर हम वो स्टडीज देख रहे हो तो उस टाइम भी हमारे पास जो टेम्पोरल रेजोल्यूशन है सिस्टम की अच्छी होनी चाहिए, वो मैटर करती है, ठीक है, एंजियोग्राफी वगैरह में। इसकी आप लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये क्या है, डाटा एक्विजिशन का तरीका है, ठीक है। डाटा एक्विजिशन कितनी जल्दी हो रहा है ये हमारे पास हमारी टेम्पोरल रेजोल्यूशन बता रही है। ये चीजें क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, अब अगली हमारे पास चीज आती है इमेज आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स बेसिकली क्या है, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, मेरे ख्याल है सबने पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं पे, किसी भी लेवल पे। यस मैम, अल्ट्रासाउंड में पढ़े थे। Yes, क्या ma'am. होते हैं आर्टिफैक्ट्स? मैम मैम सिस्टम की एरर फॉल्ट वगैरह। की वजह से मैम हमें ऐसे लगता है कि वहां पे कोई लीजन है लेकिन असल में लीजन नहीं होती वहां पे।
मैम वो असल में ये सिस्टम की नहीं फॉल्ट होता। की वजह से किसी वजह से हाँ, होता है। सिस्टम के फॉल्ट की वजह से भी हो सकते हैं, आपके कोई पेशेंट की गलती की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है, या आपके ऑपरेटर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखना है कि एक तो आपने इमेज आर्टिफैक्ट्स की डेफिनेशन याद रखनी है, क्या होते हैं कि हमारे पास अनडिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हम उनको अपनी इमेज में बिल्कुल नहीं देखना चाह रहे लेकिन वो फिर भी हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो हमारे ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है, जो हमने ऑब्जेक्ट को जिसको स्कैन किया था उसमें प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन जब हमारे पास इमेज आया तो उसमें वो कहीं ना कहीं में हमें कोई ना कोई ऐसी चीज मिल गई, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है वो बिल्कुल ही अनडिजायरेबल है और जो कि नहीं होनी चाहिए थी वहां पे, ठीक है, वो हमारे पास इमेज आर्टिफैक्ट है, ठीक है। और इमेज आर्टिफैक्ट को आप क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, हम उसको फिजिक्स बेस्ड कर सकते हैं, ठीक है, यानी जो फिजिक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, फिजिकल प्रोसेस है, डाटा एक्विजिशन के जो हमारे पास मेथड आ रहे हैं, गेंट्री रोटेशन और सारा कुछ जो हमारे पास चल रहा है उसकी वजह से आ सकते हैं, ठीक है। या हमारे पास पेशेंट बेस्ड है, पेशेंट की एनाटॉमी के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं, पेशेंट बेस्ड यानी पेशेंट मोशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, पेशेंट की यानी कोई मेटालिक आर्टिफैक्ट अगर आ रहा है तो यानी पेशेंट ने अगर कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट पहना हुआ है, कोई नोज पहना है, कोई कुछ इस तरह की चीज है, ठीक है, कोई पियर्सिंग है उसकी, तो उस वजह से भी हमारे पास आ सकते हैं, वो पेशेंट बेस्ड होते हैं, ठीक है। या हमारे पास इक्विपमेंट इंड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट इंड्यूस्ड यानी नाम से पता चल रहा है जो हमारे इक्विपमेंट की वजह से आ रहे हैं वो होते हैं, ठीक है। अच्छा, आर्टिफैक्ट्स हमारे पास क्या करते हैं कि जो हमारी इमेज क्वालिटी है उसको डिग्रेड करते हैं, ठीक है, और बाद का जितना ज्यादा डिग्रेड कर देते हैं कि हमें एक्चुअल जो इमेज है वो नजर ही नहीं आ रहा होता, ठीक है, और ये डायग्नोस्टिकली अनयूजेबल इमेज हमारे पास रह जाता है। अब आपके पास एक ये टेबल है, ठीक है, इसमें कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें 9 आर्टिफैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये आर्टिफैक्ट्स आप लोगों ने पढ़ने हैं, ये मैं आप लोगों को टास्क दे रही हूँ सबको, ठीक है। ये मैं आप लोगों से पूछूंगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये आप लोगों को आने चाहिए, एक तो आर्टिफैक्ट्स के नाम आने चाहिए वो क्या होते हैं, इनके कॉजेज आपको पता होने चाहिए और इनको करेक्ट किस तरह से करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आर्टिफैक्ट्स ये वाला जो टेबल है आप लोग पढ़कर आओगे, ठीक है, सुन रहे हो सारे? जी जी मैम। यस मैम। ये टेबल आप सबने याद करना है, पढ़ना है, जो मर्जी करो इसके साथ, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह उसके अंदर हम जो इन आर्टिफैक्ट्स को थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके रीजन और कॉजेज वगैरह, ठीक है। लेकिन जो याद करने वाली चीज है वो ये टेबल है, ये आप लोगों को सबको आना चाहिए, आर्टिफैक्ट्स के नाम, इनके कॉजेज और इनके स्टेप्स कि आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यस ओके मैम। मैम। ये आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा वेंसडे को लेक्चर है इंशाल्लाह ये आपने उसमें कर आने हैं, ठीक है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? नो नो मैम। मैम। समझ आ गई सबको? मैम लिनियरिटी बेसिस करते हैं, यूनिफॉर्मिटी समझ आ गई, लिनियरिटी बेसिस समझा दें। लिनियरिटी में आपको बता देती हूँ, 1 मिनट में जरा आप लोगों की ना ये अटेंडेंस ले लूँ। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम हमारे कुछ क्लास फेलोज न्यूक्लियर मेडिसिन की क्लास भी ले रहे थे, अच्छा तो वो ले लें। तो मैम उनकी अटेंडेंस लग जाएगी? नहीं, उनकी अटेंडेंस तो नहीं लगेगी अब, क्योंकि क्लास तो इस तरह जब क्लास में नहीं है तो अटेंडेंस कैसे लगेगी उनकी? मैम एक्चुअली मैं भी सीटी वो ले रहा था, न्यूक्लियर मेडिसिन ले रहा था, अब उनका लिंक खत्म हो गया सर का और फिर ये ज्वाइन कर ली। अच्छा, नहीं आप लोगों के लेक्चर्स की क्लैश आ रहा है ना आपस में? जी मैम। तो ये आप लोग ना अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ बात करो कि जिन जिन बच्चों का मसला है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल जिनका ये इशू आ रहा है? मैम काफी स्टूडेंट्स का आ रहा है। तो आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर से बात करो, ठीक है, कि इस जो हमारा ये मसला है उसको रिजॉल्व करें। मैंने भी बात की थी, आप लोग खुद भी बात करो, ठीक है। उनको शायद था कि कम स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में तो आप उनसे बात करो कि हमारा क्लैश आ रहा है, हमें नहीं इस तरह लेक्चर ये नहीं हम कर सकते कंटिन्यू, ठीक है। तो वो जिस तरह भी आप लोगों को कहेंगे वो हम देख लेंगे, सही है। जी मैम ठीक है। खैर अभी तो अटेंडेंस उनकी नहीं लगेगी, लेकिन देखते हैं अगर कोई मेकअप लेक्चर हुआ तो फिर हम उसमें देख लेंगे क्या करना है। अच्छा, अभी हमने क्या डिस्कस करना था? लिनियरिटी। लिनियरिटी मैम। अच्छा, लिनियरिटी बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया है कि ये एक तरीका है आपके सिस्टम की कैलिब्रेशन को चेक करने का,
ठीक है। कैलिब्रेशन चेक करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स हैं यानी जिनकी आपको नोन वैल्यूज हैं, ठीक है, यानी आपको उनकी वैल्यूज ऑलरेडी पता है, उनकी सीटी नंबर्स भी आपको पता है, उनकी जो डेंसिटी है या जिस मटेरियल के वो बने हुए हैं आपको वो भी पता है, ठीक है। आपने उन नोन वैल्यूज वाले जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपने सिस्टम पे रख के उनकी वैल्यूज को दोबारा से मेजर करना है, ठीक है, और ये देखना है कि आपका सिस्टम आपको किस हद तक वो वैल्यूज एग्जैक्ट वही बता रहा है जो ऑलरेडी आपको पता है या एग्जैक्ट वही है जो उनकी होनी चाहिए थी, ठीक है। और अगर ये वैल्यूज जो है अगर ये एग्जैक्ट वही आते हैं तो इसका मतलब कि आपका सिस्टम प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो वैल्यूज आपके पास एग्जैक्ट वो नहीं आ रही, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी 5 पिन मेथड की, ठीक है, यानी 5 पिन है, उनका आपको सीटी नंबर भी पता है, ठीक है, उनका मटेरियल भी आपको पता है, उनकी डेंसिटी भी आपको पता है। जब उन नॉन वैल्यूज वाली ऑब्जेक्ट्स को जब आप अपने सीटी में रखकर, सीटी की मशीन में रखकर जब आप उसको मेजर करोगे, कैलिब्रेशन का एक प्रॉपर मेथड होता है, ठीक है, उसका तरीका होता है, तो जब आप उसको मेजर करोगे तब आप देखोगे कि आपकी वैल्यूज एग्जैक्ट वही आ रही हैं जो आपके ऑब्जेक्ट की थी या फिर वो डिफरेंट आ रही हैं उससे, ठीक है। अगर वो डिफरेंट आएंगी तो इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड नहीं है, ये आपकी वैल्यूज में कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो उसको फिर ठीक करने के भी तरीके होते हैं, वो यानी हमारा काम नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है, वो यानी जो कंपनीज हैं जो उनके इंजीनियर्स हैं ये उनका काम है। लेकिन आप लोगों को बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि आप जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो आप किस तरह से कर रहे हो, ठीक है। तो लिनियरिटी बेसिकली आपकी क्वालिटी जो सिस्टम की क्वालिटी है उसको चेक करने का, उसकी कैलिब्रेशन चेक करने का एक मेथड है, ठीक है। और वो मेथड हम किस तरह से, उसको वो 5 पिन वाला तरीका है, ठीक है, 5 पिन हम रख के उसको ईच पिन को हम रिकॉर्ड करेंगे और उसकी सारी वैल्यूज को हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। प्लॉट जब हम करेंगे तो उसकी प्लॉटिंग का तरीका बेसिकली जो है वो ये वाला है, उसका एक ग्राफ बनता है। अगर ये ग्राफ आपके पास जो 5 हमने बात की थी 5 पिन है, ठीक है, उन 5 पिन को अगर आपने लगाया हुआ और उनकी वैल्यूज उसी तरीके से आ रही हैं जैसे आनी चाहिए थी अपने सीटी नंबर के अकॉर्डिंग और अपनी एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग, वो और ग्राफ अगर आपका स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो इसका मतलब आपका सिस्टम प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड है, ठीक है। जी मैम, थैंक यू। मैम चलो यूनिफॉर्मिटी भी एक दफा रिपीट कर दें। यूनिफॉर्मिटी बेसिकली आपके पास क्या है कि इसमें आपने ये देखना है कि आपके पास यानी एक ही ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है वाटर की, ठीक है, जैसे अगर आपके पास वाटर की सीटी वैल्यू है 0 है, ठीक है, आपने एक दिन चेक की वो 0 है, ठीक है, अगर आप कुछ दिन बाद या कुछ घंटों बाद चेक करो तो हो सकता है, क्योंकि हमारी मैकेनिकल डिवाइस है, इसमें कोई ना कोई खराबी आ सकती है, कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो ये है कि अगर आप उस अपने सीटी वैल्यू को थोड़ी देर बाद मेजर करते हो, घंटे बाद या कुछ 1-2 दिन बाद आप उसको मेजर करते हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो वैल्यू उस तरह से आपके पास नहीं आती, ठीक है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। अगर हमने 0 मेजर किया था तो वो 0 नहीं आ रहा, ठीक है, यानी हर पिक्सल की वो वैल्यू आनी चाहिए जो कि आपके सेम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यानी अगर वो वाटर की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो इसका मतलब कि वो चीज वाटर नहीं रहेगी, वो वाटर से हट के कोई चीज आ गई है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी का काम बेसिकली ये है, ये भी उससे लिंक्ड ही है एक तरह से कि उसका भी क्या काम है, ठीक है। और इसको आप मेजर कैसे करते हो कि इसको मेजर करने का तरीका ये होता है कि आपके पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सीटी नंबर की प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, वो हिस्टोग्राम या लाइन ग्राफ की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले लिनियरिटी का ग्राफ देखा था उसी तरह की प्लॉटिंग होती है, उसी से रिलेटेड होती है, ठीक है। और उसमें आपने ये देखना होता है कि आपकी जो वैल्यूज आपको ऑब्टेन हो रही हैं वो विद इन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है कि नहीं है, ठीक है। जो मीन वैल्यू होती है ये बेसिकली स्टैट्स वाली टर्म है, स्टैंडर्ड डिविएशन मेरा ख्याल है पढ़ा होगा वैसे मैथ्स वगैरह में, अपने मैट्रिक वगैरह वाले में, स्टैंडर्ड डिविएशन वाली जो वैल्यूज होती हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू होती है उससे थोड़ा बहुत अगर वो ऊपर नीचे है विद इन 2 वैल्यूज की लिमिट में है तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, यानी हमारे सिस्टम की यूनिफॉर्मिटी सही है। लेकिन अगर वो उससे ज्यादा ऊपर नीचे है, ज्यादा खराब है, तो हमारे सिस्टम की जो यूनिफॉर्मिटी है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये भी आपके सिस्टम की यूनिफॉर्मिटी है। बस मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा काफी सबको। जी मैम, मतलब है कि मैम के ये सिस्टम के फॉल्ट को शो करेगा, लिनियरिटी हाँ या ये सिस्टम के, हाँ जी, ये सारे बेसिकली हमने इमेज क्वालिटी के तरीके देखे हैं ना, इमेज क्वालिटी के हमने देखा है कि हम 5 तरीकों से उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसमें से हमारे पास एक स्पेशल रेजोल्यूशन था, फिर कंट्रास्ट था, फिर नॉइज था, उसमें यूनिफॉर्मिटी या लिनियरिटी है, ठीक है, ये चीजें उसके बीच में। और जो आखिरी चीज हमारे पास जो क्वालिटी को खराब करने में सबसे आगे आगे वो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो अब आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो टेबल आप लोगों ने पढ़कर आना है सबने, ओके मैम। ठीक है। चलें लेक्चर मेरा ख्याल है खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।
कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है? एंड कर दूं क्लास? इंशाल्लाह मैम। मैम लेक्चर सेंड कर दीजिएगा। क्या चीज? हम सबको प्रेजेंट करना है। सबको? हाँ, जो प्रेजेंट है उनको तो मैं करूंगी, जाहिर है। जो नहीं है उनको तो नहीं ना मैं कर सकती। तो चलें, सही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह